हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं स्टडी बड़ी। उसमें हूँ आपका साथी अनुज जुरैल। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज जुरैल और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी बड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आज तक की पिछली वीडियोस में अपना चैप्टर 1 दोनों पोइम्स, साथ ही चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को कंप्लीट कर दिया था। तो आज अपन उससे आगे अगली पोइम अ टाइगर इन द जू उसको पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो फिर चलिए, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का लेसन। चलिए दोस्तों, आज अपन जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टाइगर इन द जू। इस पोइम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, जिनका फोटो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये रही पोइम आपकी स्क्रीन पर। आप सभी ने इस पोइम को कम से कम एक बार तो पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं आखिर इस पोइम में क्या बताया गया है, क्या कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोइम में कवि ने दो टाइगर की तुलना की है, दो टाइगर को कंपेयर किया है। एक वह जो जू में है और अपनी जू में बंद है, और दूसरा वह जो अपने खुले वातावरण में, खुले परिवेश में आज़ाद है। इन दोनों की तुलना कवि ने इस पोइम में की है। वही सारी बातें हम आगे चल के इस पोइम में देखेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ मैं लेस्ली नॉरिस को एक बार। ये हैं आपके पोइट लेस्ली नॉरिस, और यह है पोइम अ टाइगर इन द जू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पोइम के एक्सप्लेनेशन को। चलिए, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट को। पैराग्राफ फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quit in his quit rage। दोस्तों, यह था पैराग्राफ फर्स्ट। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस पैराग्राफ में पोइट उस टाइगर के बारे में बात कर रहा है जो कि जू में कैद है। इन दिस पैराग्राफ द पोइट, जिसका नाम है लेस्ली नॉरिस, इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर विच इज लॉक्ड इन द जू। दोस्तों, कब इसमें जो है पोइट कह रहा है, सॉरी यहाँ सी हो गया है, एक्चुअली वहाँ ही होना चाहिए। इट इज़ ए टाइपिंग मिस्टेक, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। दोस्तों, कवि कहता है कि जो चीता है, जो टाइगर है, वह बहुत गुस्से में है। दोस्तों, इस पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि जो चीता है वह गुस्से में है, और उसी गुस्से में वह अपने जो उसका कंक्रीट सेल है, जो एक तरह का, आप अगर कभी गए होंगे चिड़ियाघर तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग केबिन टाइप में बनाए जाते हैं। तो जो टाइगर के लिए जो केबिन बना हुआ है जिसमें टाइगर रहता है, उसमें वह बड़े गुस्से से घूम रहा है, टहल रहा है, और केबिन इतना छोटा है कि वह उसमें केवल कुछ ही कदम चल पाता है। यहाँ पोइट ने जो है वेलवेट क्विट, इसे मेटाफर के रूप में प्रयोग किया है। कवि ने इसका प्रयोग किया है जो टाइगर के पंजे होते हैं, मखमली पंजे, उसके लिए कवि ने वेलवेट क्विट शब्द का प्रयोग किया है। तो वही आपको पॉइंट नंबर 4 में देखने को मिलेगा। द पोइट हैज़ कॉल्ड अ वेलवेट पैड्स टू द वेलवेट क्लॉथ ऑफ चीता।
in this para, the poet simply wants to say that the tiger is angrily walking in his small cage because he has been imprisoned in it. दोस्तों इस पैराग्राफ में कवि ने साधारण तौर पर एक ही बात कहने की कोशिश की है कि जो चीता है वह गुस्से में है और वह गुस्से में अपने छोटे से पिंजड़े में टहल रहा है, और वह गुस्से में इसीलिए है क्योंकि उसको वहाँ कैद करके रखा गया है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर, जो है पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3। दोस्तों अपन दोनों पैराग्राफ को एक साथ ही देखेंगे क्योंकि दोनों पैराग्राफ एक ही बात पर आधारित हैं। तो दोस्तों चलिए पहले देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कवि इन दोनों पैराग्राफ में उस टाइगर की बात कर रहा है जो कि अपने नेचुरल पर्यावरण में, या मैं कहूँ तो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। इन दोनों पैराग्राफ्स में कवि ने एक पिंजड़े में चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की तुलना की है अपने प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले एक टाइगर से। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दोस्तों कवि कहता है कि यदि जो टाइगर अभी चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंद है, यदि वह आज़ाद होता तो वह इस समय अपने आप को जो बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, उनके पीछे छुपा हुआ होता। क्यों? किस लिए? अपने शिकार को दबोचने के लिए। यानी कवि ने कहा है कि यदि यह चीता जो अभी चिड़ियाघर में पिंजरे में कैद है, यदि यह आज़ाद होता तो इस समय यह पेड़ों के पीछे छुप करके अपने शिकार को दबोचने का इंतजार कर रहा होता। तीसरा पॉइंट देखते हैं। द पोइट सेज दैट इफ द चीता वॉज फ्री हेडिंग इन द बुशेस moving silently through the tall grass near the pond where the deer came to drink water while preparing and trying to hunt those deer। कवि कहता है कि यदि यह चीता फ्री होता तो वह अपने आप को झाड़ियों में छुपाता हुआ घूम रहा होता, या वह लंबी लंबी घास में से दबे पांव चुपके से खिसकता हुआ अपने शिकार की ओर बढ़ रहा होता। शिकार कौन है? शिकार वो हिरन है जो उस तालाब के नज़दीक पानी पीने आया करते हैं। तो कवि ने इस पैराग्राफ में बताया है कि अभी तो जो हमारा चीता है वह कैद है, लेकिन यदि वह आज़ाद होता तो वह पेड़ों के पीछे छिप रहा होता या लंबी लंबी घास में से दबे पांव छुपते हुए अपने शिकार की ओर बढ़ रहा होता, उन हिरणों की ओर बढ़ रहा होता जो उस तालाब के नज़दीक पानी पीने आते हैं। दोस्तों यह था हमारा दूसरा पैराग्राफ। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 3। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 को। पैराग्राफ नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। दोस्तों यहाँ स्नार्लिंग का मतलब होता है गरजना या दहाड़ना, और बेयर का मतलब होता है नंगा। तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन को। इस पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि यदि यह चीता आज़ाद होता तो वह इस समय लोगों के घरों के आसपास कहीं बैठ करके दहाड़ रहा होता, गरज रहा होता। ऐसा कवि ने इस कविता में बताया है। कविता की इस लाइन में, या मैं कहूँ तो इस पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि यदि चीता आज़ाद होता तो वह गांव वालों के घरों के आसपास बैठ करके कहीं दहाड़ रहा होता। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। द पोइट सेज दैट इफ द चीता हैड बीन फ्री he would have been intimidating the people of the villages
near the forest by showing his white and pointed teeth and his claws. But for now, the cheetah is imprisoned behind the iron rods in the zoo. यहाँ बताया गया है कि पोइट कहता है कि अगर चीता आज़ाद होता, इंटीमिडेटिंग का मतलब होता है डराना, फ्राइटनिंग। यदि चीता आज़ाद होता तो वह गांव के लोगों को, उन गांव के लोगों को जो गांव जंगल के किनारे पर पड़ते हैं, उन गांव के लोगों को अपने सफ़ेद और नुकीले दांत दिखाकर और अपने पंजे दिखाकर डरा रहा होता, ऐसा कवि कहता है। लेकिन अभी के लिए चीता लोहे की छड़ों के पीछे चिड़ियाघर में कैद है। तो दोस्तों, यह थी हमारी दूसरे और तीसरे पैराग्राफ की बात। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 4। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, तीसरे पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि यदि चीता आज़ाद होता तो वह लोगों के घरों के आसपास कहीं बैठ करके या तो दहाड़ रहा होता, या ऐसे गांव जो जंगल के किनारे पड़ते हैं, उन गांव के लोगों को अपने सफ़ेद नुकीले दांत दिखा करके या अपने पंजे दिखा करके इस समय डरा रहा होता। ऐसा कवि ने तीसरे पैराग्राफ में हमें बताया है। चलिए दोस्तों, चौथे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द वार्स, स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। इन दिस कंटेस्ट द पोएट हैज स्पोकन बैक ऑफ द केज्ड लियोपार्ड इन द जू। कवि चौथे पैराग्राफ में वापस से उसी चीते की बात करता है जो कि चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है। कवि कहता है कि जो चीता होता है, जो टाइगर होता है, वह एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है, लेकिन उसकी सारी शक्तियों को अभी इस समय उससे छीन लिया गया है, क्योंकि उसे पिंजड़े में बंद कर दिया है या पिंजड़े में कैद करके रखा गया है। द पोइट सेज दैट द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर। कवि कहता है कि चीता एक बहुत शक्तिशाली जीव है, बट फॉर नाउ हिज स्ट्रेंथ हैज बीन कंसील्ड। लेकिन अभी के लिए उसकी सारी ताकत को उससे छीन लिया गया है बाय लॉकिंग हिम बिहाइंड द डोर्स। उसको पिंजड़े के पीछे बंद करके अभी उससे इस समय के लिए सारी ताकत को छीन लिया गया है। कवि कहता है, आगे कवि कहता है कि जो चीता है, जो कि अपने पिंजरे में बंद है, वह गुस्से से अपने छोटे से पिंजरे में घूम रहा है, और उसका पिंजरा इतना छोटा है कि वह उसमें केवल कुछ ही कदम चल पाता है। अब आप सोचिए, चीते के लिए यह कितने बड़े दुख की बात है कि कहाँ वह एक विशाल जंगल में रहता है और कहाँ उसे कैद करके एक इतने छोटे पिंजरे में रखा गया है जहाँ वह केवल कुछ ही कदम चल पाता है। तो कवि ने इसी भावनात्मक बात को हमें बताने की कोशिश की है इस पोएम के माध्यम से। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में कहा है, द पोइट सेज दैट द टाइगर इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एज ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स एज मोर एज ही कैन। कवि कहता है कि जो चीता है वह इतना परेशान हो चुका है, इतना निराश हो चुका है कि अब उसे अपने आसपास की चीज़ों में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं रही है। यहाँ तक कि वह वहाँ आने वाले सारे आगंतुकों तक को भी इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करने का कोशिश कर रहा है। पोएट कहता है कि जो टाइगर है इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, वह बहुत ज़्यादा निराश है, जिसके कारण से ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स एज मोर एज ही कैन, जिसके कारण से वह दर्शकों को जितना ज़्यादा नज़रअंदाज कर सकता है उतना ज़्यादा नज़रअंदाज करने का प्रयास कर रहा है। चलिए दोस्तों, यह थी चौथे पैराग्राफ की बातें। अब देखते हैं इस पोएम का लास्ट पैराग्राफ, द पैराग्राफ नंबर 5। देखते हैं पैरा 5।
ये रहा आपकी स्क्रीन पर। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. चलिए दोस्तों देखते हैं इस पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन को। इस कविता के लास्ट स्टेंजा में कवि रात्रि के समय की बात करता है। The poet says that at this time of night there is no spectator left in the zoo and all the visitors have gone to their respective homes. There is an atmosphere of warm peace all around. कवि कहता है कि रात्रि के इस समय पे वह चिड़ियाघर में कोई भी दर्शक नहीं बचा है। सारे विजिटर अपने अपने घर को जा चुके हैं और चिड़ियाघर में इस समय एक तीक्ष्ण शांति का माहौल चारों ओर पसरा हुआ है। कवि कहता है कि इसी समय चीते को दिन की आखिरी आवाज सुनाई देती है, जो कि वहां गश्त कर रही गश्ती दल की गाड़ियों की आखिरी आवाज चीता उस समय सुनता है। द पोएट सेज दैट ओनली देन द चीता हियर्स द लास्ट साउंड ऑफ द पेट्रोल कार्स। कवि कहता है कि इसी समय चीते को दिन की आखिरी आवाज, जो कि गश्ती दल की गाड़ियों की आवाज है, सुनाई देती है। आफ्टर दिस द चीता सीज द स्टार शाइनिंग इन द स्काई with his hopeful eyes and hopes that one day he too will be freed from this captivity. इसके बाद चीता अपनी उम्मीद भरी आंखों से आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता है और अपने मन ही मन में यह उम्मीद करता है कि एक दिन वह भी इस कैद से आज़ाद हो जाएगा। दोस्तों, यह थी हमारी पोइम अ टाइगर इन द केज। आशा करता हूँ कि आपको पूरी पोइम अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इस पोइम की एक बार राइमिंग स्कीम। तो चलिए चलते हैं राइमिंग स्कीम के ऊपर। दोस्तों, ये रही पोइम आपके सामने। He stalks in his vivid strips। दोस्तों, पहली लाइन का आखिरी शब्द है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स को अपन ए मान लेते हैं, तो ए आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा ए। दोस्तों, दूसरी लाइन का लास्ट शब्द है केज। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि स्ट्रिप्स और केज दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, तो केज को अपन बी मान लेते हैं। ये रहा बी। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट। अब दोस्तों, जब आप क्विट शब्द को पढ़ते हैं तब आप पाएंगे कि क्विट और स्ट्रिप दोनों शब्द का प्रोनाउंसिएशन आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ है। तो इसीलिए अगर हमने स्ट्रिप्स को ए नाम दिया है तो क्विट को भी अपन ए नाम देंगे। ये रहा ए। और चौथी लाइन का आखिरी शब्द है रेज। अब दोस्तों, यहां आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि केज और रेज दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से काफी सिमिलर है। तो यदि हमने केज को बी नाम दिया था तो रेज को भी बी नाम दिया जाएगा। दोस्तों, इसलिए चौथा हो जाएगा बी। दोस्तों, राइमिंग स्कीम हो जाती है हमारे पहले स्टेंजा की ए बी ए बी। आई होप आपको राइमिंग स्कीम की बातें समझ में आई होंगी। और इन केस यदि आपको राइमिंग स्कीम समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो मैंने राइमिंग स्कीम के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना करके आपको दे रखा है, तो आप प्लीज़ एक बार जाकर के उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आप राइमिंग स्कीम को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा पोइम अ टाइगर इन द जू। तो हमारी पोइम यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, share the video and don't forget to subscribe our channel for more such exciting educational videos। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाले समय में आप इसी प्रकार की अच्छी एजुकेशनल वीडियोस देख पाएँ। दोस्तों, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आप सभी को पता है कि हम यहाँ नए हैं, तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
तो कृपया अपना सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यदि आप चाहें तो वहां से जाकर के इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रीली इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी अवेलेबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे सीधे सीधे पूछ लें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। दोस्तों यह थी हमारी आज की बातें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पर रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी वंस अगेन।